वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन वहल। आज एक स्पेशल एक्सरसाइज को करेंगे। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, जो कि यूके की एक मैगजीन है, इससे एक स्पेशल आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, अ ट्रैप्ड हंटर। इकोनॉमिस्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं द हिंदू की जगह, ताकि अपनी रीडिंग स्किल्स को मैच्योर बना सकें। अलग अलग तरह के राइटर्स को पढ़ने से रीडिंग स्किल्स डाइवर्सिफाई होती हैं। आज का आर्टिकल अपना ट्रैप्ड हंटर, चाइना की डेट पॉलिसी पे लिखा हुआ है। कैसे चाइना दुनिया भर में कर्ज बांट के बैठा है और उन कर्जों का एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये आपका क्विज है। अगला आधा घंटा इस क्लास में इन्वेस्ट करें और इस क्विज में 6 में से 6 मार्क्स लेने की कोशिश करें। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। सब चीज़ें आ गई इसमें, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आप सीखने वाले हो ना, इस क्विज के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। तो कह रहा है अ ट्रैप्ड हंटर। देखिए, हंटर मतलब पोचर, यानी कि शिकारी जो हंट करे, और ट्रैप्ड मतलब जो ट्रैप में फंसा हो, जो जाल में फंसा हो। कह रहा है एक ऐसा शिकारी, एक ऐसा हंटर जो खुद ही जाल में फंसा है, अ ट्रैप्ड हंटर। बात किसकी की जा रही है? चाइनाज लैंडिंग पॉलिसी टू द पुअर नेशंस। चाइना की लैंडिंग करने की पॉलिसी की, कर्ज देने की पॉलिसी की गरीब नेशंस को, पुअर नेशंस को। तो चाइना ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि पिछले 20-22 सालों में चाइना कर्ज दे दे करके खुद ही कर्ज के जाल में फंस गया है। लोग इसका कर्ज वापस करते ही नहीं है। आगे बात समझ में। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, हंटर मतलब शिकारी। चलो आओ डिटेल में देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर एसएससी, बैंक्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश का सेक्शन इस चैनल से आपका कवर हो जाता है ना। सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस करते हो, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कह रहे द पैंडमिक मे फोर्स एशिया सुपर पावर टू मूव फ्रॉम फॉरबिडेंस टू फॉरगिवनेस इन इट्स लैंडिंग प्रोग्राम। कह रहे पैंडमिक है ना, हो सकता है फोर्स कर दे, हो सकता है मजबूर कर दे। फोर्स करना मतलब किसी पे दबाव डालना। कह रहा हो सकता है दबाव डाले, मजबूर करे एशिया की सुपर पावर को कि वो मूव कर जाए, शिफ्ट कर जाए। और कहाँ से? फॉरबिडेंस से, यानी कि पेशेंस से, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी तक, अपने लैंडिंग प्रोग्राम में। तो अभी तक चाइना अपने लैंडिंग प्रोग्राम में क्या करता है? जो भी कंट्री इसको पैसा नहीं देती ना, उसके लिए पेशेंस दिखाता है। बहुत पेशेंस दिखा के उसको कहता है चलो बाद में दे देना, अगले साल दे देना, 5 साल बाद दे देना। लेकिन अब पैंडमिक के बाद कंट्रीज़ की इतनी खराब हालत हो गई है कि हो सकता है चाइना को, यानी एशिया की सुपर पावर को, अब पेशेंस से भी आगे बढ़ना पड़े। फॉरबिडेंस की जगह पे फॉरगिवनेस देनी पड़े, कुछ कंट्रीज़ की कर्ज माफ़ी करनी पड़े। आई बात समझ में। पैंडमिक आपका सब्जेक्ट है, मे फोर्स आपकी वर्ब है, फॉरबिडेंस का मतलब होता है पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है, सिंपल सी लाइन है। अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी को एक साथ देख लेते हैं, ताकि अपने इसको बाद में स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू आर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट, पूरी शिद्दत से जेन्युइनली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या करना चाहते हो कि 1 से 2 साल में अपनी ड्रीम जॉब को क्रैक करूं पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करके, तो अभी जाएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में मिलेगी आपको ये वाला लिंक, जहां पे आपके एग्जाम को आपको चूज़ करना है। एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कैट, आईलेट्स, नीट। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिक करते हैं एसएससी स्टेनो एग्जाम पे, अभी अभी लॉन्च हुआ है इसका पैकेज। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको एसएससी स्टेनो का लाइव कोर्स, लाइव स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ। क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और पूरे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो सिर्फ 167 पर मंथ की कॉस्ट पे, 24 मंथ्स प्लान में। ये प्राइसेस फाइनल नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, 6 महीने, 12 महीने के, 24 मंथ्स के। आपको यहाँ पे कोड को अप्लाई करना है YT10। जैसे इस कोड को लगाओगे, प्राइसेस 10% कम हो जाएंगे। 167 का प्लान 150 का बन जाता है। इन द सेम वे एसएससी, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी एग्जाम सभी लॉन्च हो गया है। अनअकैडमी की कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन अवेल दोज कोर्सेज एज वेल एट अ कॉस्ट ऑफ 150 रुपी पर मंथ फॉर 24 मंथ्स। यूज द कोड YT10 फॉर ऑल योर कोर्सेज। वोकैब देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिस कर दिया हमने, फटाफट उसको देख लेते हैं। मुझे बता दो, फोर्स वर्ब की जगह कौन सी ऐसी वर्ब यहाँ पे लगे कि यहाँ पे टू मूव से जगह हम यहाँ पे टू को निकाल के खाली मूव रखें। फोर्स की जगह पे कौन सी ऐसी वर्ब आप यूज़ कर सकते हो कि सेंटेंस का मीनिंग भी वही रहे, बस यहाँ पे टू मूव ना लगे, बस टू निकल जाए और मूव रह जाए। चलो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार कर चुके हैं। फोर्स और मेक वर्ब एक ही बात है। मेक का पॉजिटिव फॉर्म और फोर्स दोनों एक ही बात को डिनोट करते हैं। दोनों का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। राइटर्स फोर्स द पुलिस टू यूज टीयर गैस। राइटर्स ने, दंगाइयों ने मजबूर कर दिया पुलिस को आंसू गैस को इस्तेमाल करने पे। अब इसी सेंटेंस को मेक वर्ब से भी बना के दिखा देता हूँ। राइटर्स मेड द पुलिस यूज टीयर गैस। देखो, फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेंटेंसेस में एक ही बात है। लेकिन फोर्स वर्ब अपने साथ में क्या ले रही है? वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन मेक वर्ब अपने साथ में ले रही है वर्ब की बेस फॉर्म बिना टू के।
टू इन्फिनेटिव आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे टू नहीं लगाया जा रहा। तो फोर्स और मेक वर्ब में यही फर्क होता है, मेक वर्ब के साथ में टू इन्फिनेटिव यूज नहीं होता। तो अगर यहाँ पे मेक लिख दूँ ना तो यहाँ से मूव निकल जाएगा, टू निकल जाएगा, खाली मूव रह जाएगा। अच्छा, पैसिव के अंदर इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों सेंटेंसेज में। मान लीजिए पैसिव बनाया जाए, द राइटर्स वर फोर्स टू यूज टीयर गैस, तो बिल्कुल वैसे ही पैसिव मेक वर्ब से भी बन जाएगा टू इन्फिनेटिव लगा के, द पुलिस वर मेड टू यूज टीयर गैस। पैसिव में फोर्स और मेक वर्ब बिल्कुल एक जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक्टिव में ही फोर्स वर्ब टू इन्फिनेटिव और मेक वर्ब की बेस फॉर्म लेती है। देयर इज नो डिफरेंस इन द यूसेस ऑफ इन्फिनेटिव इन पैसिव फॉर ईदर ऑफ द वर्ब्स, चाहे फोर्स की बात हो चाहे मेक की बात हो। आगे बात समझ में? चलो, आज के क्विज में यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, देख लिया करो सेंटेंस में एक्टिव है या पैसिव है, कैसी वर्ब लगी हुई है, उससे आप अपना आइडिया लगा लोगे। आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे, रोज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट होती है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वर्ड्स देखते हैं फटाफट से। फियास्को, बहुत बार कर चुके हैं इस वर्ड को, फियास्को को। फिर कुछ नए वर्ड्स हैं, फॉरबियरेंस, प्रोसैइक और मिशैप। पहले फियास्को को देखते हैं। एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसिंग फेलियर तो समझ गए ना, नाकामयाबी। फियास्को होती है ऐसी नाकामयाबी जो एम्बैरेसिंग भी हो, डिस्ट्रक्टिव भी हो। 15 साल से तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। कुछ लोग करते हैं ना 15-15, 10-10 साल जो आईएएस की तैयारी करते हैं। फियास्को का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा फेलियर कर बैठो जो आपके लिए एम्बैरेसिंग हो जाए, है ना। द 3 फार्म बिल्स एंडेड इन ए पॉलिटिकल फियास्को फॉर द एनडीए लेड गवर्नमेंट। 3 फार्म बिल जो हैं वो खत्म हुए एक पॉलिटिकल फियास्को में, एक राजनीतिक फियास्को में, राजनीतिक फेलियर में एनडीए लेड गवर्नमेंट के लिए। तो ये बड़ा ही फेलियर था और बड़ा एम्बैरेसिंग था सरकार के लिए। फियास्को को डिबैकल, ब्लंडर या डिजास्टर भी बोलते हैं। ब्लंडर इसका एक सिनोनिम है, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। डिबैकल भी अच्छा वर्ड है, याद रखें। फियास्को के लिए जो है डिबैकल भी एक अच्छा वर्ड है। फिर एक वर्ड है हमारे पास फॉरबियरेंस। अभी आपको मैंने बताया ये वर्ड का मतलब होता है सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी कि पेशेंस। ये वर्ड बना है 4 प्लस में बेरेंस से। देखिए 4 का मतलब है आगे से, ये 4 ये वाला 4 है ना, 4 मतलब पहले से, और बेरेंस मतलब सहना, बेयर करना। आपने पहले से ही सोच रखा है कि मैं पूरा पेशेंस दिखाऊंगा, इस मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, इस मामले में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, है ना। फॉरबियरेंस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा ही पेशेंस। फॉरबियरेंस इन फेस ऑफ एडवर्सिटी इज़ अ लीडरशिप ट्रेट। जो पेशेंस होता है एडवर्सिटी की जो है सूरत में, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब मुश्किल हालात। मुश्किल हालात में भी फॉरबियरेंस दिखाने का जो काम है ये एक लीडरशिप ट्रेट है। जिस इंसान में ये गुण है ना वो इंसान ही अच्छा लीडर बन सकता है। आई बात समझ में? फॉरबियरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इसको टॉलरेंस या सेल्फ रिस्ट्रेंट भी बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल भी बोलते हैं फॉरबियरेंस को। आपने आर्टिकल में इस वर्ड को देख लिया है। फिर एक वर्ड आएगा आगे प्रोसैइक। प्रोसैइक का मतलब होता है सीधा सीधा और बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग। कोई ऐसी चीज़ हो जो डल हो और एकदम स्ट्रेट हो, जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव ना हो, बिल्कुल कॉमन प्लेस हो, अनइमेजिनेटिव हो, जिसमें बिल्कुल भी फैंसीनेस नहीं हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पीपल गो ऑन हॉलीडेज टू गेट अवे फ्रॉम देयर प्रोसैइक लाइफ्स। लोग हॉलीडेज पे जाते हैं गेट अवे फ्रॉम करने के लिए, थोड़े दिन का ब्रेक लेने के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से, प्रोसैइक लाइफ से, ऑर्डिनरी लाइफ से, डल लाइफ से। आई बात समझ में? प्रोसैइक मतलब जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, कोई किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन ना हो, है ना, फैंसी ना हो। तो प्रोसैइक नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। सीधा साधा बोलते हैं प्रोसैइक, है ना, सीधा साधा। लास्ट वर्ड अपने पास मिशैप। मिशैप का मतलब होता है एक दुर्घटना। ये वर्ड बना है मिस प्लस में हैपनिंग से। हैपनिंग मतलब घटना, मिस मतलब खराब। दुर्घटना को बोलते हैं मिशैप, ठीक है ना। मिस हैपनिंग को शॉर्ट में बोल दिया मिशैप। सेवरल वर्कर्स लॉस्ट देयर विजन इन द गैस लीक मिशैप लास्ट वीक। कई सारे वर्कर्स ने अपनी आंखें खो दी, अपनी नज़रें खो दी, और किसमें? इस मिशैप में लास्ट वीक जो हुई थी, इस गैस लीक वाले एक्सीडेंट में। आई बात समझ में? गैस लीक हुई थी, उससे उनकी आईसाइट या विजन चली गई। मिशैप को एक्सीडेंट, मिसफॉर्चून या डिजास्टर भी बोलते हैं। डिजास्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैब यहीं से कर लिया करो, ये अच्छे से करोगे वोकैब तो बहुत हैं ये वर्ड्स, है ना। हज़ार वर्ड्स हो चुके हैं, सब अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। रोज़ क्लास में आना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये। अब आर्टिकल की समरी आपको दे देते हैं। देखो समरी बड़ी आसान है। आज तक हम ये सुनते आए हैं कि चाइना लोगों को अपने डेट ट्रैप में फंसाता है ना। किसी कंट्री को डेप्ट दे देगा, कर्जा दे देगा, बाद में उस कर्जे को वो कंट्री चुका नहीं पाएगी 10-20 साल बाद, फिर उसका कोई पोर्ट वोट, उसका कोई एयरपोर्ट जो है कब्जा लेगा। अब इस आर्टिकल में क्रिटिकल एनालिसिस किया गया एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट में बताया गया कि सन 2000 से चाइना ने अभी तक तकरीबन 250 केसेस के अंदर
ऐसे लोगों को कर्ज दिया था जिन्होंने उसको वापस नहीं किया। 250 में से सिर्फ 2 या 3 केसेस के अंदर ही चाइना ने अपना पेशेंस खोया और उस कंट्री के असेट्स को कब्जाया। मतलब 99.9% केसेस में चाइना पता क्या करता है, जब इसका कोई कर्ज नहीं देता है चाइना उनको बोलता है कोई बात नहीं, आराम से दे देना, 10 साल बाद 20 साल बाद, है ना। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि चाइना बहुत पेशेंस दिखाता है ऐसी कंट्रीज़ के लिए। अब इसको पेशेंस से और आगे आना पड़ेगा और चाइना को फॉरगिवनेस दिखानी पड़ेगी, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हैं। अगर आप G20 से लोन लोगे, G20 कंट्रीज से, वर्ल्ड बैंक से लोगे, IMF से लोगे, तो वो ऐसा नहीं है अगर आप पैसा नहीं चुका रहे हो तो आपके देश पे कब्जा कर लेंगे। तो चाइना को भी अब ऐसा ही करना चाहिए। पेशेंस तो ये बहुत दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको फॉरगिवनेस भी करनी पड़ेगी। कुछ कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपना कर्जा जो है माफ़ करना पड़ेगा। साथ में कुछ रीजन्स भी बताएगा चाइना का कर्जा वापस आता क्यों नहीं है ना। चलिए, आज की टोन है एनालाइजिंग। पूरे आर्टिकल में एनालाइज कर रहा है कैसे चाइना ने किस किस को कर्ज बांटा है। कह रहा है चाइनास लैंडिंग बूम टू पुअर कंट्रीज इज टर्निंग साउर एज गवर्नमेंट स्ट्रगल टू रिपे देयर डेट्स टू इट्स स्टेट ऑन लैंडर्स लाइक द एग्जिम बैंक ऑफ चाइना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना एंड चाइना डेवलपमेंट बैंक। सबसे पहले बता रहा है कि कर्ज वाला पूरा चक्कर क्या है ना, देता क्यों है कर्जा। कह रहा है चाइना का जो लैंडिंग बूम है, देखिए बूम का मतलब होता है अचानक से आने वाला उछाल, है ना, और लैंडिंग मतलब कर्जा देना। कह रहा है चाइना की जो कर्ज देने में जो अचानक से बूम आया है, हजारों लाखों करोड़ रुपए इसने 1 साल में, 2 साल में, पिछले 5 सालों में जो दिए हैं, और किसको, पुअर कंट्रीज को, गरीब देशों को। कह रहा है ये जो बूम है ना, ये जो उछाल है, ये टर्न कर रहा है, ये बदलता जा रहा है, और किसमें, बहुत ही सॉर, बहुत ही खट्टा, बहुत ही बिटर, बहुत ही बैड टेस्टिंग। तो चाइना का बूम अब चाइना के लिए बहुत खराब हो गया है, बहुत खट्टा हो गया है चाइनीज़ लोगों के लिए। अच्छा क्यों, कह रहा क्योंकि जो गवर्नमेंट्स है ना वो स्ट्रगल कर रही हैं, बड़ा ही मतलब स्ट्रगल आप समझते हैं ना, किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होना। दुनिया भर की सरकारें परेशान हो रही हैं रिपे करने में, वापस करने में उनके कर्जे को, उनके डेट्स को, और किसको, चाइना के स्टेट ओन लेंडर्स को, ऐसे बैंक्स को, ऐसे लेंडर्स को जिसको चाइना की स्टेट यानी कि सरकार ओन करती है, चाइना के सरकारी बैंक्स को। और लेंडर्स कौन कौन से हैं, पहला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना और दूसरा है चाइना डेवलपमेंट बैंक। आई बात समझ में। तो चाइना में लैंडिंग बूम आया था, लेकिन अब चाइना का लैंडिंग बूम चाइनीज लोगों को ही खलने लगा है। चाइनीज सबके लिए बैड टेस्टिंग यानी बिटर हो गया है, साउर हो गया है, टर्न हो रहा है साउर, क्योंकि सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स वो बड़ा ही स्ट्रगल कर रही हैं चाइना के सरकारी बैंकों से जो उन्होंने कर्जा लिया था उसको रीपे करने में, उसको वापस करने में। बूम की वर्ब है इज टर्निंग। टर्न यहाँ पे बता रहे हैं किसी चीज़ के चेंज हो जाने को। टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है और टर्न का मतलब चेंज होना भी होता है ना। ही इज़ टर्निंग एंग्री, वो गुस्सा होता जा रहा है ना। ही इज़ टर्निंग लेजी, वो आजकल बड़ा लेजी होता जा रहा है। तो अगर आप चेंज होते हो ना तो भी टर्न नाम की वर्ब से आप बता सकते हो। साउर का मतलब होता है खट्टा, बिटर, बैड टेस्टिंग, पंजेंट बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट्स की वर्ब है स्ट्रगल। रीपे करने का मतलब होता है पैसा वापस करना। पहले मैंने आपको पे किया, अब आप रीपे करोगे, मेरा पैसा वापस करोगे। डेट का मतलब होता है कर्जा। डेट में बी नाम का वर्ड जो है ये साइलेंट है, ठीक है। डेब्ट नहीं बोलते, इसमें बी साइलेंट है, आप इसको डेट बोलेंगे, डेट, ठीक है। स्टेट ओन्ड का मतलब है ऐसी चीज़ें जिसको सरकार ओन करती है, स्टेट ओन्ड मतलब सरकारी। चलिए, लैंडर्स का मतलब होता है बैंक्स। कह रहा है सो हाउ विल चाइना हैंडल कंट्रीज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। अब ये सवाल पूछ रहा है, कह रहा है इसलिए कैसे, हाउ चाइना हैंडल करेगा, चाइना डील विद करेगा ऐसे देशों से, ऐसी कंट्रीज से जो डिफॉल्ट की कगार पे हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब होता है पैसा देने से मना बोल देना, बोले मेरे पास तो है ही नहीं, कर लो जो करना है ना। तो कह रहा है ऐसी कंट्रीज जो डिफॉल्ट करने वाली हैं, कैसे चाइना उनसे डील करेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक सवाल पूछा गया है, लास्ट में आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क। जब भी सवाल सेंटेंस में पूछा जाए, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से पहले, सब्जेक्ट से पहले आपको रखना होता है। तो विल जो हेल्पिंग वर्ब है चाइना से पहले रखी हुई है, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, यहां आप जो देख रहे हो ना, ऑन द ब्रिंक ऑफ, इसका मतलब होता है इस चीज की कगार पे। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ को ऑन द वर्ज ऑफ भी बोलते हैं और इसको ऑन द एज ऑफ भी बोलते हैं। आई बात समझ में। जब भी कोई चीज किसी चीज की कगार पे होती है ना, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द एज ऑफ आप लिखते हैं। मैं एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूं। शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस, वो पागलपन की कगार पे है। द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, कंपनी दिवालियापन की कगार पे। ऐसे इस फ्रेज को आप यूज करते हैं। याद रखें, इसमें कॉमन सी मिस्टेक होती है, बट अच्छे राइटर्स भी करते हैं, ऑन की जगह पे एट लगा जाते हैं, ठीक है। आप तो नहीं करोगे ना।
चलो अमन सर ने सिखा दिया, आप कैसे करोगे। ऑन द ब्रिंक ऑफ ही लिखना, एट द ब्रिंक ऑफ, एट द वर्ज ऑफ, एट द एज ऑफ नहीं होता। चलिए आगे बढ़े। और कुछ देखने वाला है, चलो। कह रहा विल इट शो द सॉलिडारिटी वन डेवलपिंग कंट्री माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम अनदर। अब आगे पूछ रहा है क्या ये दिखाएगा, विल इट शो, चाइना की बात कर रहा है, क्या ये दिखाएगा सॉलिडारिटी को, यूनिटी को, अग्रीमेंट को, और कौन सा ये अग्रीमेंट जिसको कोई भी डेवलपिंग कंट्री, दैट वन डेवलपिंग कंट्री एक्सपेक्ट करेगी दूसरी कंट्री से, अनदर कंट्री से। तो चाइना भी कोई बड़ी सुपर पावर नहीं था 20 साल पहले, डेवलपिंग कंट्री था इंडिया की तरह, ब्राज़ील की तरह, लेकिन अब उसने पैसा खूब बांट दिया है। तो जो कंट्रीज पैसा वापस नहीं कर रही हैं, तो क्या चाइना इनसे सॉलिडारिटी यानी कि यूनिटी यानी एग्रीमेंट दिखाएगा जो एक डेवलपिंग कंट्री दूसरी से दिखाती है? ये सवाल इसमें अगेन पूछा गया है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी हुई है, विल है इट से पहले, इट की वर्ब है विल शो, डेवलपिंग कंट्री की वर्ब है माइट एक्सपेक्ट। सेंटेंस में यहाँ पे दैट लगा होना चाहिए था, विल इट शो द सॉलिडारिटी दैट वन डेवलपिंग कंट्री माइट एक्सपेक्ट। दैट एक ऐसी कंजंक्शन है जिसको सेंटेंस में से ओमिट कर दिया जाता है बहुत बार, है ना। दैट लगा होना चाहिए, यहाँ पे फिर भी नहीं लगा हुआ। कह रहा है और विल इट स्ट्रेस ऑन इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश, और कह रहा है या फिर ये स्ट्रेस करेगा या फिर ये जोर डालेगा इसके पाउंड ऑफ फ्लैश पे। अगेन क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी हुई है। अब ये पाउंड ऑफ फ्लैश क्या होता है ये आप समझें। पाउंड ऑफ फ्लैश होता है आपकी एंटाइटलमेंट, जिस चीज़ के आप हकदार हो, है ना। लेकिन सामने वाले को जिसको आपको देने में बड़ा जोर है, जो ऐसी चीज़ हो सामने वाले को अगर आपको दे दे वो, तो वो तबाह हो जाए, पाउंड ऑफ फ्लैश। आ रही बात समझ में। एक ऐसी चीज़ जो आपका हक तो है लेकिन सामने वाला देने की बिल्कुल भी हालात में नहीं है, उसको बोलते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश। जैसे एक बैंक ने किसी को लोन दिया, बिजनेस लोन, उस आदमी ने लोन लेके दुकान शुरू की, तभी कोविड लॉकडाउन आ गया, दुकान बंद हो गई। 10 दिन बाद बैंक उसे घर आया कि ईएमआई दो, मेरा हक है, तुम्हें ईएमआई मुझे लौटानी पड़ेगी। लेकिन वो आदमी अब अपना घर बेच के बैंक को ईएमआई दे रहा है। अरे बात समझ, तो ये बैंक का पाउंड ऑफ फ्लैश हो गया। एंटाइटलमेंट तो है लेकिन उस आदमी के लिए बड़ा ही मुसीबत का काम है वापस करना। चलिए आगे बढ़े। इस सेंटेंस में मैंने एक एरर जानबूझ करके डाली है और ओरिजिनल आर्टिकल में नहीं थी, मैंने थोड़ी चेंज कर दी है। अगर उस एरर को आप पकड़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। थोड़ी देर में मैं वापस पे आऊँगा इस सेंटेंस पे, है ना। ढूंढ के बताओ एरर कहाँ पे है। कह रहा है समथिंग डिफॉल्ट्स वुड बी गुड फॉर चाइना। कह रहा है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डिफ़ॉल्ट्स है ना वो अच्छे होंगे चाइना के लिए। जितने डिफ़ॉल्ट लोग करेंगे, जितना पैसा लेके चाइना का भागेंगे, वो चाइना के लिए ही अच्छी बात है। सम की वर्ब है थिंक, डिफ़ॉल्ट्स की वर्ब है वुड बी। अगेन बीच में दैट लगा हुआ था, सम थिंक दैट डिफ़ॉल्ट्स वुड बी गुड। लेकिन दैट एक ऐसी कंजंक्शन है जो कि अक्सर सेंटेंस में से आप निकाल सकते हो, है ना। चलो कह रहा है इट इज़ ऑफन एक्यूज्ड ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यहाँ पे लगा दिया कॉलम। कह रहा है लैंडिंग हैविली टू पुअर कंट्रीज विद एन आई टू सीजिंग देयर स्ट्रेटेजिक एसेट्स सच एज पोर्ट्स व्हेन दे कैन नॉट रीपे। कह रहा है ये अच्छा क्यों है चाइना के लिए। कह रहा है ऐसा अक्सर अक्यूज़ किया जाता है चाइना पे अक्सर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, एक्यूजिशन होता है। और जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का, ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें डेट का ट्रैप चाइना बिछाता है। और वो डिप्लोमेसी क्या है, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, कॉलम लगा के बता रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है लैंड करना, कर्जा देना बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ को, और किस मकसद से, विद एन आई टू, इस मकसद से सीज करना मतलब कब्जे में लेना उनके इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, जैसे कि उनके बंदरगाहों को, पोर्ट्स को, यानी कि एयरपोर्ट्स को या जो है बंदरगाहों को। और कब, जब वो लोग रिपे ना कर पाए, जब लोग कर्जे को वापस ना कर पाए। तो कुछ लोग सोचते हैं ये अच्छी बात है अगर चाइना कर्जा वापस नहीं आ रहा। चाइना तो यही सोचता है आए ना वापस, हम तो पैसा दें, सामने वाला मना बोल दे पैसा है नहीं, तो हम उसका कुछ पोर्ट वोर्ट, कुछ एयरपोर्ट जो है अपने कब्जे में ले लें। इट की वर्ब है ऑफन एक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज ऑफ होने का मतलब है आप पे आरोप लगना। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के आगे कॉलम लगा के बताया गया है कि ये होती क्या है। इसको आप पंक्चुएशन मार्क को सीख चुके हो, पंक्चुएशन वाली क्लास में बेसिक्स की प्लेलिस्ट में रखी है। विद एन आई टू या विद अ व्यू टू, दोनों का मतलब होता है किस मकसद से किस काम को आप कर रहे हो। इन दोनों के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, विद अ व्यू टू और विद अ आई टू, है ना, एन आई टू। सीज करना मतलब टेक कंट्रोल ऑफ करना, किसी चीज़ को कब्जे में लेना, कॉन्फिस्केट करना। दे की वर्ब है कैन नॉट रिपे। दे ऑफ कोर्स आया ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो पैसा वापस नहीं करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फटाफट क्वेश्चन रखता हूँ आपके लिए। अक्यूज़ के साथ में तो ऑफ आएगा। अक्यूज़ ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का आपके ऊपर आरोप लगा है। अब चार्ज, एक्विट और एक्सोनरेट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, सब लोग को आना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में अपडेट करो, लिखोगे, बार बार समझोगे, याद करोगे, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। चार्ज, एक्विट और एक्सोनरेट, इन तीनों वर्ब्स के साथ में कौन से प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। बढ़े आगे।
चलो कमेंट्स में डालना, जिसका सही होगा मैं हार्ट दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा। कह रहा द ट्रूथ इज मोर प्रोजेक। कह रहा लेकिन जो सच है ना वो बिल्कुल भी इमेजिनेटिव नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा है और ज़्यादा अनइमेजिनेटिव या मंडेन है। ये आज जो आपको लग रही है ना इतनी बड़ी बड़ी बातें कि चाइना सबके कब्जे ले लेता है, कब्जे ले लेता है, अभी आपको सच पता लगेगा कि चाइना के कर्जा लेके कितनी कंट्रीज दुनिया में भाग चुकी हैं, है ना। तो सच जो है वो बिल्कुल सीधा साधा है, प्रोसैइक है, ज़्यादा उसमें इमेजिनेशन नहीं है। ट्रूथ की वो है इस। अब सच क्या है? कह रहा है अ फ्रेश एफर्ट टू काउंट चाइना's debt restructuring finds that when faced with a debtor that cannot repay, China mostly just kicks the can down the road. करेक्ट, नया जो एफर्ट है, फ्रेश एफर्ट जो है, जो काउंट करने का है, गिनने का है चाइना की डेट रीस्ट्रक्चरिंग को। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कर्जे को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। जब कर्जा सामने वाला वापस नहीं दे रहा तो उसकी नई ईएमआई बना दी, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया पूरे कर्जे का। कह रहा है एक फ्रेश एफर्ट जो है ना, चाइना ने कितनी बार रीस्ट्रक्चर किया इसको काउंट करने का, ये एफर्ट फाइंड करता है, इसको पता लगाता है, इस एफर्ट से हमें पता लगता है दैट वो ये कि जब फेस्ड विद होता है एक डेटर से, जब चाइना सामना कर रहा होता है एक ऐसे कर्जाई का, डेटर का, जो पैसा वापस ना कर पाए, दैट कैन नॉट रिपे, तो चाइना क्या करता है? चाइना ज़्यादातर महज किक द कैन डाउन द रोड करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आगे धकेल देना, बोल देना कि चलो दे देना यार, नहीं दे, आज नहीं दे पा रहे हो ना, कल दे देना। इंपॉर्टेंट चीज़ को पोस्टपोन करते जाना, बस आगे के आगे धकेले जाना। आई बात समझ में? तो ये रिपोर्ट अब आगे आएगी अपने सामने, इसमें काउंट किए गए हैं। तो काउंटिंग करके यही बताया गया कि मोस्ट केसेस में चाइना सामने वाले पे पेशेंस दिखा के बोलता है कि जब तुम्हारे पास हो तब दे देना। एफर्ट की वो है फाइंड्स। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब रिकंस्ट्रक्शन, जैसे डेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब फिर से ईएमआई बनाना। दैट की वो है कैन नॉट रिपे, दैट आया डेटर के लिए। रीपे करना मतलब वापस करना। चाइना की वो है किक द कैन डाउन द रोड। फेस्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, पास्ट सिर्फ पार्टिसिपल। अब ये किक द कैन डाउन द रोड आप सीख चुके हो, इसका मतलब होता है डॉडल करना, सिट ऑन द फेंस करना। इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे कोई भी, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे कोई भी डिसीजन ना लेना, है ना, आगे के लिए पोस्टपोन कर देना। ये इडियम तो आपने सीख ली, फ्रेज तो सीख लिया। अब आपके सामने दो इडियम्स और रख रहा हूं मैं, किक द बकेट और किक द हील्स। शायद एक दोनों में से तो आती होगी आपको। ये किक द बकेट तो एसएससी में बहुत बार आई है ना, जो लोग दे रहे हैं एग्जाम 2-3 बार से उनको पता होगा। चलो, किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। अब इसके पीछे कहानी है, वो कहानी फिर समझा देंगे, आज टाइम नहीं है इतना, है ना, आर्टिकल पढ़ना अपने को। मर जाने को बोलते हैं किक द बकेट। अगर कोई बोल रहे हो ना वो आदमी मर गया, तो आप बोल सकते हो ही हैज़ किक द बकेट, वो आदमी अब जा चुका है। किक द हील्स का मतलब होता है टू वेट और रिलैक्स। अगर आप दुकान पे बैठे हो, अपनी कस्टमर का वेट कर रहे हो, तो आप किक द हील्स कर रहे हो, बस अपनी जो एडी है, जो अपनी हील है, उसको ज़मीन पे दे मार रहे हो, वेट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, चिलैक्स कर रहे हो, है ना। किक द हील्स को कूल द हील्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही इडियम्स हैं। तो किक द कैन डाउन द रोड ये अलग इडियम है, किक द बकेट ये अलग इडियम है, टू डाई, और किक या कूल द हील्स ये अलग इडियम है। इसका मतलब है इंतजार करना है और चिलैक्स मारना, रिलैक्स मारना। चलो, आज के क्विज में तीनों आएंगी। आ जाओ आगे। अब आ जाओ, पीछे वाला कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ फटाफट आपको, है ना। यहाँ पे कौन सी गलती है? देखो, गलती बड़ी सिंपल सी है। स्ट्रेस यहाँ पे एक वर्ब है और ये स्ट्रेस वर्ब अपने बाद ऑन नाम का प्रीपोजिशन नहीं लेती है, लेकिन स्ट्रेस एक नाउन भी है जिसके बाद में ऑन प्रीपोजिशन आता है। आपको इंग्लिश में ऐसे सारे वर्ब्स को पकड़ना है, वर्ड्स को, जिनकी वर्ब फॉर्म तो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन जिनकी नाउन फॉर्म अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशन लेती है। मैं उन वर्ड्स की आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो स्ट्रेस के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, लेकिन अगर स्ट्रेस नाउन होता ना तो उसके बाद में ऑन आ जाता। तो स्ट्रेस के नाउन फॉर्म में इसके बाद ऑन लगता है। ये वो सारी वर्ब्स हैं। इन्वेस्टिगेट वर्ब है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इसके बाद इनटू आता है। हीड का मतलब है किसी बात को तवज्जो देना, किसी की बात को सुनना, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी इसके बाद। ही हीडेड माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस को सुना। लेकिन हीड एक नाउन होता है, जब नाउन फॉर्म में आएगा तब इसके बाद में टू आएगा, है ना। यू नीड टू पे हीड टू माई एडवाइस, तुम्हें पे हीड करना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी मेरी एडवाइस को। तो ज़्यादा मीनिंग में फ़र्क नहीं आता। अगर ये वर्ड्स अपनी फॉर्म चेंज कर लें तो इनके बाद में प्रीपोजिशन का फ़र्क रहता है। ऑर्डर, नाउन और वर्ब फॉर्म अलग अलग है। डिमांड वर्ब फॉर्म में नो प्रीपोजिशन, लेकिन नाउन फॉर्म में फोर लेगी। दे डिमांडेड अ सैलरी हाइक, है ना, उन्होंने डिमांड किया एक सैलरी में हाइक को। एंड दे प्लेस्ड अ डिमांड फॉर अ सैलरी हाइक। तो इन सारी वर्ब्स को आपको पकड़ के रखना है। स्ट्रेस के बाद में नो प्रीपोजिशन, लेकिन नाउन फॉर्म में इनके बाद ऑन आता है। स्क्रीनशॉट ले लो, सेंटेंस बना के देखो, खुद बनाओगे सेंटेंस तभी दिमाग में बैठेगा। ऑलरेडी इसको अपने बेसिक्स में कर चुके हैं, है ना। चलो, तो स्ट्रेस के बाद में आना चाहिए यहाँ पे ऑन, नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से ऑन निकलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
कह रहे द न्यू पेपर बाय सेबेस्टियन हॉर्न एंड कैरमेन रेनहार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड क्रिस्टोफ ट्रेसबर्ग ऑफ द केल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी काउंट्स 261 इंस्टेंसेस ऑफ डेट रिलीफ और रीनिगोशिएशन सिंस 2000। तो कह रहे काउंट अगर किया जाए तो एक नया पेपर पब्लिश हुआ है इन लोगों के द्वारा। ये सेबेस्टियन हॉर्न और कैरन रेनहार्ट हैं, है ना, कैरमेन रेनहार्ट हैं वर्ल्ड बैंक से, और ये बंदा है क्रिस्टोफ जो कि केल इंस्टीट्यूट से आया वर्ल्ड इकोनॉमी। कह रहे इन्होंने काउंट किया, इन्होंने गिना 261 घटनाओं को, इंस्टेंसेस को, और किसकी, डेट रिलीफ की या निगोशिएशन की सन 2000 से, है ना, सन 2000 से। तो सन 2000 से चाइना ने 261 बार किसी आदमी को या तो डेट में रिलीफ दिया है, डेट में उसको राहत दी है, या फिर उससे रीनिगोशिएशन किया है, उसकी डेट में रीस्ट्रक्चरिंग की है ना। न्यू पेपर की वर्ब है काउंट्स, काउंट का मतलब होता है गिनती करना, इंस्टेंसेस का मतलब होता है घटनाएं, है ना, अकरेंसेस। रीनिगोशिएशन आप जानते हैं, फिर से किसी से बातचीत की जाए। अब बता रहे हैं इन 261 मुद्दों में क्या हुआ, घटनाओं में क्या हुआ। कह रहे सिंस चाइना इज फार फ्रॉम ओपन अबाउट इट्स लैंडिंग द नंबर इज प्रोबेबली एन अंडर एस्टिमेट। कह रहे क्योंकि चाइना ओपन से बहुत फार है, ओपन का मतलब खुला, फार फ्रॉम मतलब काफ़ी दूर। कह रहे चाइना जो है ओपन से काफ़ी दूर है, बिल्कुल भी ओपन नहीं है। और किस बारे में, अपनी लैंडिंग के बारे में, अपने कर्ज की पॉलिसी के बारे में। कह रहा है क्योंककि ऐसा है, जो नंबर है ना, जो पूरा आंकड़ा है, ये शायद एक अंडर एस्टिमेट है। चाइना के बारे में पता ही नहीं है लोगों को, किसको कितना कर्ज बांटा हुआ है। 261 तो इंटरनेट पे केस रखे हैं जो हमने काउंट कर लिए। चाइना तो बताता ही नहीं है, बिल्कुल भी ओपन नहीं है किसको कर्ज दिया हुआ है। तो हो सकता है ये 261 सिर्फ एक अंडर एस्टिमेट हो, शायद ये 2061 भी हो, है ना, शायद ये 500 भी हो, 700 भी हो, 800 भी हो। आगे बात समझ में। चाइना की वर्ब है इज, नंबर की वर्ब है इज, सिंस का मतलब है यहाँ पे क्योंकि, फार फ्रॉम ओपन मतलब बिल्कुल भी ओपन नहीं। कह रहा इट इंक्लूड्स 149 कैंसलेशंस और रिस्केड्यूलिंग ऑफ स्मॉल इंटरेस्ट फ्री लोन्स बाय China's Commerce Ministry, mostly in the 2000s, when debt relief scheme became a cause célèbre embraced by G7 governments and Irish rock stars। कह रहे ये इंक्लूड करता है ये मामला 261 का 149 केसेस को जो या तो कैंसलेशन के हैं या रीस्केड्यूलिंग के हैं। कैंसिल कर दिया या रीस्केड्यूल कर दिया, और किसको, छोटे छोटे इंटरेस्ट फ्री लोन्स को, और किसके द्वारा, चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। और कैसे, ज़्यादातर सन 2000 के दौरान, इन 2000s, है ना, 2000 से 2010 के बीच में। और कब, जब डेट रिलीफ स्कीम जो बन गई एक कॉज सेलेब्रे। डेट रिलीफ मतलब कर्ज में माफ़ी, बिकेम मतलब बन गई, और कॉज सेलेब्रे का मतलब होता है अ इशू या इंसिडेंट ऑफ वाइड स्प्रेड कंट्रोवर्सी। जब डेट रिलीफ स्कीम जो है कंट्रोवर्सी में आ गई, सबकी नज़रों में आ गई, जो बड़ी डिस्कशन में आ गई। और ये कौन सी स्कीम है, ये वो स्कीम है जिसको एम्ब्रेस किया गया है, जिसको गले लगाया गया है, जिसको अडॉप्ट किया गया है G7 गवर्नमेंट्स के द्वारा, दुनिया की 7 बड़ी सरकारों के द्वारा, और जो है आयरलैंड के बड़े बड़े रॉक स्टार्स के द्वारा। आई बात समझ में। तो ऐसा हुआ है। तो 261 में से 149 केस तो सिर्फ वही हैं जिसमें चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दिया या रिस्केड्यूल कर दिया है। और ऐसे डेट थे जो बहुत छोटे छोटे थे, छोटे छोटे कर्ज थे जो बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री थे, और इस महज इसी वक्त में जो है 10 सालों के दौरान ये हुआ था। इट की वर्ब इंक्लूड्स, डेट रिलीफ की वर्ब है केम, बिकेम, इम्ब्रेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली स्कीम डेट रिलीफ वाली जिसको इम्ब्रेस किया गया, अडॉप्ट किया गया G7 जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा। कॉज सेलेब्रे एक नया सा वर्ड है, ज़्यादा आप देखोगे नहीं। इस वर्ड का मतलब होता है एक कंट्रोवर्सी या इंटरेस्ट जगाने वाला मुद्दा, कोई भी मुद्दा जिसमें सबका इंटरेस्ट आ जाए, रुचि आ जाए, कॉज सेलेब्रे। चलिए, कह रहा है अनदर 28 वर पेमेंट हॉलीडेज ग्रांटेड टू कंट्रीज in no great debt distress as part of the G20 response to the pandemic। और कह रहे अगर 149 तो ये हो गए 261 में से, अब बाकी जो 28 हैं वो कौन से थे, वो पेमेंट हॉलीडेज थे। पेमेंट हॉलीडे क्या होता है, पैसा आपको देना है लेकिन चलो आपको हॉलीडे दिया है, इस साल छुट्टी है आपकी, इस साल पैसा मत दो, अगले साल दे देना। आई बात समझ में। तो 28 ऐसे केस थे जिसमें चाइना ने पेमेंट हॉलीडे दे दिया, कर्ज में 1 या 2 साल की या 5 साल की माफ़ी दे दी। और कब तक, जो ग्रांट किया गया कंट्रीज़ को जो ज़्यादा ग्रेट डेट डिस्ट्रेस में नहीं थी, जो ज़्यादा बड़ी कर्ज की परेशानी में नहीं थी। और कैसे ये किया गया, एक पार्ट के तौर पे, एक हिस्से के तौर पे G20 कंट्रीज़ के रिस्पॉन्स के जो है इस पैंडमिक के सामने। तो G20 का पार्ट है, इस पार्ट के तौर पे, एक हिस्से के तौर पे चाइना ने क्या बोला कि आपको ज़्यादा वैसे ज़रूरत तो नहीं है पैसे की, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि चलो पैंडमिक आ रही है तो 1-2 साल आप हमारा पैसा वापस मत दो, चलेगा, आपको पेमेंट हॉलीडे हम दे रहे हैं 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। तो 28 केस जो है चाइना ने ऐसे करे हैं। 28 की वर्ब है वर, ग्रांटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। कह रहे दैट लीव्स 84 रिकंस्ट्रक्टिंग्स प्रॉपर।
कह रहा है ये अगर सारा माइनस कर दें 261 में से 149 तो छोटे कर्ज थे जिन पे ज़्यादा जोर नहीं आ रहा चाइना को, और 28 तो चाइना ने बोला है कि चाइना के आ ही जाएंगे वापस। चाइना ने बोला कि मत दो, 1-2 साल देख लो। अगर इनको माइनस कर देना 261 में से तो 84 बचे। कह रहा है ये जो है ना 84 बच जाएंगे जिनमें प्रॉपर जो है स्ट्रक्चरिंग हुई है, जिसमें वास्तव में कंट्रीज ने बोला कि हमारे पास पैसा है नहीं, कुछ करो, हमारे कर्जे को माफ़ करो। कह रहा है जिसमें से 30 जो थे ना वो हिस्से थे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ G20 इनिशिएटिव बट टू कंट्रीज अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेन, जिसमें 30 एक ऐसे हिस्से थे G20 के इनिशिएटिव के जो ऐसी कंट्रीज को थे जो जिनमें फाइनेंशियल स्ट्रेन आ रहा है, जिनमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दबाव है। इन 28 से ये 30 कंट्रीज अलग हैं। आई बात समझ में? चलो, दैट की वर्ब है लीव्स। अब बताएगा इन 28 केसेस में चाइना ने क्या किया। ये 84 केसेस के अंदर चाइना ने कितने बार किसी देश का कब्जा किया, उसके पोर्ट वोर्ट को चुराया। कह रहा है चाइनास 84 credit mishaps compared with 158 in total by all 22 members of the Paris Club, an informal group of rich countries, governments, including America, Japan and Britain. कह रहा है चाइना की जो 84 क्रेडिट मिशैप्स हैं, चाइना के 84 जो कर्ज की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हैं जिसमें चाइना का कर्ज वापस नहीं आ रहा, कह रहा है ये कंपेयर विद होती हैं, ये बिल्कुल मैच विद होती हैं, कंपेयर की जा सकती हैं, बराबरी के दर्जे की हैं उस 158 के और किसके जो हैं इन टोटल 22 देशों के मेंबर्स की कंट्रीज़ के द्वारा पेरिस क्लब में। तो पेरिस क्लब एक क्लब है जिसमें 22 देशों की सरकारें मिली हुई हैं, जो एक इनफॉर्मल ग्रुप है रिच कंट्रीज़ की गवर्नमेंट का, अमीर देशों की सरकारों का, जिसमें शामिल है अमेरिका, जापान और ब्रिटेन। तो इनके 158 कर्जे के मुशैप हुए हैं और चाइना के अकेले के 84 हुए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, ये 22 देशों के 158 और चाइना के अकेले के 84 लोग कर्जा लेके भाग गए। तो आगे कंपेयर विद करके बताएगा, अभी कह रहा है अभी इनको मैच किया जा सकता है। मिशैप्स की वर्ब है कंपेयर विद। कंपेयर विद का मतलब होता है दो चीज़ें आपस में कंपेयर की जा सकती हैं। मिशैप आप जानते हैं दुर्घटना, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। पेरिस क्लब एक क्लब है, प्रॉपर नाउन है, पी बड़ा सी बड़ा आगे द लगा हुआ है ना। प्लूरलिस्टिक चीज़ों के आगे हमेशा द लगाते हैं, कोई भी ग्रुप हो कोई भी क्लब हो उसके आगे आप द को देखेंगे। कह रहा है चाइना वॉज परहैप्स अनलकी इन लैंडिंग अ लॉट at a bad time just before the prices of oil and other commodities exported by African countries began to drop in 2014। कह रहा है ये इतना कंपैरिजन करने के बाद आप देख रहे हो जो चाइना के 84 हैं अकेले के, ऐसा क्यों है? कह रहा है चाइना शायद अनलकी था, शायद बड़ा ही दुर्भाग्यशाली था लैंड करने में, कर्जा देने में बहुत सारा एक बैड टाइम पे, गलत वक्त पे। और कब? बिल्कुल पहले, जस्ट बिफोर, जब प्राइसेस जो हैं, दाम जो हैं तेल के और दूसरी चीज़ों के, अदर कमोडिटीज़ के जो एक्सपोर्टेड होती हैं, जो एक्सपोर्ट की जाती हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा, कह रहे ये प्राइसेस दाम जो है शुरू हो गए ड्रॉप करना 2014 में। तो बिल्कुल 2014 में जब सब चीज़ों के दाम घटने लगे, तेल वेल के, अफ्रीकन कंट्रीज़ का जब एक्सपोर्ट का बिल कम होने लगा है ना, इनकी जो है इनकम कम होने लगी, उससे बिल्कुल पहले ही चाइना ने बहुत सारा कर्जा इन कंट्रीज़ को दिया था, जो अब की आज की जो है डेट में सारा कर्जा वापस नहीं आ रहा है ना। चाइना की वर्ब है वॉस, कमोडिटीज़ प्राइसेस की वर्ब है जो है बिगेन, एक्सपोर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो रीज़न पता लग गया ना आपको, चाइना का कर्जा लेके क्यों भाग रही है कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिया था इसने, और जब से दिया है तब से क्रूड के दाम गिरे हुए हैं पूरी दुनिया में। कह रहे इन ऑलमोस्ट ऑल दीज केसेस चाइना सिंपली गेव बोरोवर्स मोर टाइम टू रीपे। कह रहे इन लगभग सभी केसेस में चाइना ने सीधे सीधे दे दिया अपने बोरोवर्स को, अपने कर्जाओं को और ज़्यादा वक्त, टाइम जो है रिपे करने के लिए। सभी केसेस में चाइना ने यही बोला कि आराम से पैसा दे देना, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है। चाइना की वर्ब है गेव। कह रहे इन ओनली फॉर डिड इट रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ द डेट क्यूबा, इराक, सर्बिया एंड सर्बिया ट्वाइस। कह रहा और महज 4 ही केसेस में इसने रिड्यूस किया, कम किया फेस वैल्यू को, प्रिंसिपल वैल्यू को, मूलधन को, इस डेट के, इसके कर्जे के। तो 4 केसेस में इसने कर्ज माफ़ी दी, कर्जे को कम किया। पहला केस है क्यूबा, दूसरा है इराक, और 2 बार सर्बिया को है ना, सर्बिया ट्वाइस। आई बात समझ में? तो चाइना कभी कर्जे को माफ़ भी नहीं करता, कर्जे को कम भी नहीं करता, लेकिन कर्जे के लिए ज़्यादा परेशान भी नहीं करता, टाइम देता रहता कि आप देते रहो, मैं ब्याज आप पे चढ़ा रहा हूँ। इट की वर्ब है डिड रिड्यूस। ठीक है, चलो। कह रहा है इट्स अप्रोच दस रिसेंबल्स दैट ऑफ वेस्टर्न लीडर्स इन द 90s 80s व्हेन दे सेल्डम प्रोवाइडेड डीप डेट रिलीफ। कह रहा है इसकी जो अप्रोच है ना, इस प्रकार से रिसेंबल करती है। रिसेंबल का मतलब होता है बी सिमिलर टू होना, एक जैसा होना, बिल्कुल बराबर होना। कह रहा है इसकी अप्रोच जो है मेल खाती है उससे, उस वाली से, दैट ऑफ से, जो थी वेस्टर्न लैंडर्स की, पश्चिमी देशों के सरकारों की, बैंकों की। और कब? 1980 के दशक के अंदर। कह रहे जब वो सेल्डम, ना के बराबर ही, सेल्डम, हार्डली ही प्रोवाइड करते थे
कर्जे में डीप डेट रिलीफ को, कर्जे में बहुत बड़ी माफ़ी को। तो 1980 में जो गलतियां इन्होंने की हैं पश्चिमी देशों ने, कभी भी कर्ज माफ़ नहीं किया, बिल्कुल वैसा ही चाइना भी कर रहा है। इसकी अप्रोच भी इनके जैसी ही रही है। आई बात समझ में? अप्रोच की वो है रिसेंबल्स। रिसेंबल का मतलब होता है सेम, एक जैसा दिखना, है ना। जैसे बाप बेटा है, माँ बेटी है, एक जैसे दिखते हैं ना, तो आप बोलते हैं दे रिसेंबल ईच अदर, वो एक दूसरे के जैसे, बी सिमिलर टू हैं, एक जैसे दिखते हैं। दे की वो यहाँ पे प्रोवाइडेड। सेल्डम का मतलब होता है हार्डली, बेयरली या स्केर्सली, ना के बराबर, बहुत ही कम, है ना। किसी किसी केस में, 1000 में से एक केस, है ना, सेल्डम। चलो अब ये दैट ऑफ क्या होता है? एरर आप ऑलरेडी जानते हो, दैट ऑफ वाली। दैट या दोज कब लगाया जाता है इंग्लिश में? इस तरह से, दैट ऑफ, दोज ऑफ, है ना। एक बार खुद से देखो कि इस सेंटेंस में दैट ऑफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। कॉन्सेप्ट तो मैं फिर से करवाऊंगा, पहले आप खुद से अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट करो। यहाँ पे दैट ऑफ अगर ना लगा होता, रिसेंबल्स वेस्टर्न लीडर्स लिख देते, तो क्या ये सेंटेंस सही रहता है, गलत होता? चलो आ जाओ फटाफट से। पहले आपको सेंटेंस के जरिए समझाता हूँ, तभी आप समझ पाओगे। रूल सिंपल सा है, ऐसी चीज़ों को कंपेयर करो जो आपस में कंपेयर की जा सकती हो, है ना। रश्मिज रैंक इन द मेरिट लिस्ट हैज़ बीन हायर देन प्रीति। रश्मि का जो रैंक है मेरिट लिस्ट में, वो हायर रहा है, वो ज़्यादा रहा है, ऊंचा रहा है प्रीति के मुकाबले। बिल्कुल ठीक है। प्रीति का 5वां आता है, रश्मि का 2रा आता है। प्रीति का 10वां आता है, रश्मि का 5वां आता है, चौथा आता है। हमेशा प्रीति से ऊपर रहा है रश्मि का रैंक। हिंदी में सेंटेंस सही है, इंग्लिश में गलत है। क्यों गलत है अभी आपको बताऊंगा। रशियन टैंक्स आर बेटर देन यूक्रेन। रशिया के जो टैंक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं यूक्रेन से। तो यूक्रेन के खराब है, रशिया के और ज़्यादा बेहतर है यूक्रेन से, है ना। दोनों सेंटेंस हिंदी में सही है, इंग्लिश में गलत है। रीज़न क्या है? आप बराबर की चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे हो। देखो कैसे, यहाँ पे आपने लिखा हायर, मतलब और ज़्यादा ऊंचा, और किसको बताया? रश्मि की रैंक को। और किसके मुकाबले? प्रीति से। अरे प्रीति के मुकाबले थोड़ा ना ऊंची है रश्मि की रैंक, तो प्रीति की रैंक के मुकाबले ऊंची है। रश्मि की रैंक को प्रीति से कंपेयर ना करें, रश्मि की रैंक को प्रीति की रैंक से कंपेयर करें। तो यहाँ लिखें हायर देन द रैंक ऑफ प्रीति, या फिर प्रीतिस, है ना। ऐसा लिख दें तो भी छोड़ देंगे, हायर देन प्रीतिस। लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हैं ना, द रैंक ऑफ प्रीति, हायर देन द रैंक ऑफ प्रीति, तो आप यहाँ पे रैंक को 2 बार यूज़ नहीं करेंगे। रैंक यहाँ भी आ गया और रैंक यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो आप क्या करेंगे? द रैंक की जगह लिख देंगे दैट। आप जैसे ही दैट लिखेंगे, देन दैट ऑफ, इस फ्रेज को देखते ही आपका रीडर समझ जाएगा कि आप रैंक को रैंक से कंपेयर करवा रहे हो, रश्मि और प्रीति के। अब इस केस में देखेंगे, रशियन टैंक्स यूक्रेन से अच्छे हैं। अरे रशिया के टैंक्स यूक्रेन से अच्छे नहीं हो सकते, यूक्रेन के टैंक से अच्छे हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? टैंक को किसी दूसरे टैंक से, सबमरीन से, एयरक्राफ्ट से कंपेयर करो तो अच्छा लगे। कंट्री से टैंक्स का क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ लिखो रशियन टैंक्स आर बेटर देन द टैंक्स ऑफ यूक्रेन। अब देखो यहाँ पे आ रहा है टैंक्स, यहाँ पे आ रहा है टैंक्स, 2 बार आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है? जो सर ने बताया था दैट लगा देना है। देन ये द निकाल देना। देन दैट ऑफ, जैसे ही आपका रीडर देखेगा वो समझ जाएगा कि टैंक्स को टैंक से जो है आप जो है कंपेयर कर रहे हो। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे रैंक था तो दैट आ गया, यहाँ पे टैंक्स है, प्लूरल है, अब दैट नहीं, दैट की प्लूरल फॉर्म दोज को यूज करना है। समझ गए? बस सिंपल सा रूल है। दैट और दोज, इस तरह से देन दैट ऑफ, देन दोज ऑफ आप लगाते हैं। यहाँ भी वही हुआ है, इट्स अप्रोच रिसेंबल्स दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब है द अप्रोच ऑफ यूक्रेनियन लैंडर्स। ठीक है ना, अप्रोच को अप्रोच से कंपेयर किया गया, इसलिए दैट लगा के अप्रोच को बताया गया है। चलो आ जाओ, आज के क्विज में यूज हो गए। कह रहा था पैंडमिक में फोर्स चाइना टू मूव फ्रॉम फॉरबिडेंस टू फॉरगिवनेस। कह रहा है हो सकता है चाइना को ये पैंडमिक फोर्स कर दे, मजबूर कर दे कि वो पेशेंस से, फॉरबिडेंस से फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी की तरफ मूव करे। अभी तक तो पेशेंस दिखा रहा है ना, इससे भी आगे बढ़ना होगा, माफ़ी भी देनी होगी कुछ कर्जों के अंदर। पैंडमिक की ओवर मे फोर्स, फॉरबिडेंस मतलब पेशेंस आप जानते हैं, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी यानी कि पार्डन। फोर्स के साथ में टू मूव, लेकिन मेक लगाया होता मे मेक, तो यहाँ पे टू मूव में से टू को निकाल देते, है ना। कह रहा अदरवाइज द ऑथर्स फियर दैट अ डेट ओवरहैंग मे इनहिबिट ग्रोथ इन पुअर कंट्रीज। कह रहा नहीं तो जो ऑथर्स हैं इस न्यू पेपर के, कह रहा है ये ऑथर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, ये फियर करते हैं, डर लग रहा है इनको कि डेट का जो ओवरहैंग है, जो सर पे मंडराता हुआ जरूरत से ज़्यादा डेट है। ओवरहैंग मतलब सर पे मंडराता हुआ, हैंग करता हुआ, जरूरत से ज़्यादा जो सर पे मंडराता हुआ डेट है, जो कर्जा है चाइना का, कह रहा है वो इनहिबिट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोड़े डाल सकता है ग्रोथ में, विकास में पुअर कंट्रीज़ के। तो चाइना को माफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कंट्रीज तबाह हो जाएंगी डेट के चक्कर में।
ऑथर्स की वर्ब है फियर, डेट और की वर्ब है मे, इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब है रोकना, रोड़े डालना। कह रहे चाइना हैज जॉइंड द G20's कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट रिलीफ विच इज meant टू ब्रिंग इट इन टू लाइन विद द पेरिस क्लब। चाइना ने ज्वाइन कर दिया है G20 के कॉमन फ्रेमवर्क को, कॉमन ढांचे को, जो है डेट रिलीफ का, कर्जे में माफ़ी का। तो चाइना भी इस पूरी स्कीम का पार्ट बन चुका है। कह रहे जो कि मेंट है, जिसका मकसद है, मेंट टू का मतलब है किस चीज़ के लिए, किस मकसद से किस काम को किया जा रहा है। कह रहे जिसका मकसद है, मेंट टू करता है ब्रिंग करना चाइना को उस हिसाब से, उसी लाइन में पेरिस क्लब वाली। तो पेरिस क्लब की तरह इसको भी डेट रिलीफ फ्रेमवर्क में डाला जा रहा है। जैसे पेरिस क्लब कर्जे को माफ़ करता है, चाइना को भी आने वाले टाइम में करना पड़ेगा। चाइना की वर्ब हैज़ जॉइंट, विच की वर्ब इज मैच। ब्रिंग इन लाइन विद का मतलब होता है एक ही तरह की लाइन में लाना, है ना, एक ही जो है एक कैटेगरी में लाना दो चीज़ों को, है ना, साथ साथ रखना। कह रहा है इन बिकमिंग अ बिग लैंडर टू पुअर कंट्रीज चाइना हैज़ फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द क्लब्स लीडिंग इकोनॉमिक पावर्स। कह रहा है बनने में, बिकम होने में, और क्या बनने में भाई, एक बड़ा लेंडर, एक बड़ा कर्ज देने वाला। और किसको? पुअर कंट्रीज़ को। कह रहा है पुअर कंट्रीज़ को बड़ा कर्जदाता बनने में चाइना ने फॉलो कर दिया है फुट स्टेप्स को। चाइना नक्शे कदम पे चलता आया है, और किसके? पेरिस क्लब की लैंडिंग इकोनॉमिक पावर्स के। जो पेरिस क्लब है उसके लीडिंग इकोनॉमिक पावर्स जो हैं, जो उसमें बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके बिल्कुल फुट स्टेप्स में चाइना भी चल रहा है। आ रही है बात समझ में? सारी दुनिया एक तरफ क्लब बना करके कर्जा बांट रही है, चाइना अलग से एक तरफ जो है अपना खुद का कर्जा बांट रहा है इन लीडिंग सुपर पावर्स के सामने, है ना, अपनी खुद की एक जो इसने लीग बना रखी है। चाइना की वर्ब हैज़ फॉलोड, फॉलो इन द फुट स्टेप्स, इसका मतलब होता है किसी के नक्शे कदम पे चलना। आई बात समझ में? ये इन यहाँ पे जरूर लगाना, फॉलो द फुट स्टेप्स नहीं होती, ये सही फ्रेज होता है फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ समवन, है ना, किसी के नक्शे कदम पे चलना। करेक्ट। इट हैज़ ऑल्सो रिपीटेड अ नंबर ऑफ देयर ब्लंडर्स। कह रहा है इसने रिपीट भी किया है बहुत सारी इनकी ब्लंडर्स को, इनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी फियास्को को, फॉल्ट्स को, एरर्स को, है ना, समझ गए ना, ब्लंडर, फियास्को, बहुत बड़ा डिबेकल। कह रहा है बड़ी बड़ी इसने जो है गलतियां भी की हैं। इट की वर्ब हैज़ रिपीटेड। कह रहा है नाउ इट मस्ट फॉलो देम इन राइटिंग ऑफ सम ऑफ इट्स पास्ट मिस्टेक्स। कह रहा है अब इसको फॉलो करना पड़ेगा इन कंट्रीज़ को राइट ऑफ करने में, भूल जाने में या सही कर देने में इसकी कुछ पास्ट मिस्टेक्स को, पुरानी गलतियों को। तो जैसे वेस्टर्न लैंडर्स ने कुछ गलतियां की थी, चाइना ने भी की, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां सही भी कर दी। अब चाइना को भी समझ करके अपनी गलतियों पे काम करना होगा, राइट ऑफ करना होगा अपनी मिस्टेक्स को। अब ये राइट ऑफ देख लें अब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब होता है किसी कर्जे को भूल जाना। मैंने आपको पैसे दिए, आपने बोला कल दूंगा, परसों दूंगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल गए। अब मैं आपसे एक दिन पैसे मांगने बंद कर दिए और आपको मैंने फ़ोन करके बोला यार चलो जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं, ये पैसा अब तुम्हारा है। जब भी बैंक्स ऐसा काम करते हैं डूबे हुए लोन के लिए, तो वो एक राइट ऑफ की एंट्री डालते हैं अपनी लेजर में। राइट ऑफ का मतलब ही होता है किसी लोन की माफ़ी। तो ये पास्ट मिस्टेक्स, जो कुछ ऐसे लोन चाइना ने बांटे थे, उनको राइट ऑफ करना चाहिए। चाइना को भी राइट ऑफ या राइट डाउन भी बोलते हैं, उनको भूल जाना चाहिए। आई बात समझ में? इट की वर्ब मस्ट फॉलो। आई थिंक थोरो अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस है। चाइना पे जो इल्ज़ाम लगते हैं डेट ट्रैप के, वो कैसे इल्ज़ाम है, कितनी सच्चाई है उनमें, कितनी बार चाइना का जो है लोन लेके कंट्रीज भागी हैं, लेकिन ये हमेशा पेशेंस दिखाता है और अब इसको कुछ लोन्स को माफ़ भी करना पड़ेगा। आज के क्विज पे आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको मिलेंगी 3 एरर्स। अब ये एरर्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद से देख लो। 1 सेकंड रुक जाओ, बड़ा कर दूँ इसको थोड़ा, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं। 3 एरर्स आपको यहाँ मिलेगी, बताऊंगा तो फिर मतलब नहीं है कोई। चलो हिंट्स दे देता हूँ मैं आपको। पहली एरर मिलेगी आपको टारगेट नाम की वर्ब पे, चेक कर लेना। दूसरी एरर मिलेगी आपको मेक नाम की पॉजिटिव वर्ब पे, चेक कर लेना। और तीसरी मिलेगी ऐड द वर्ड्स ऑफ, इस वाली जो है फ्रेज के अंदर। तीनों एरर्स को निकालो, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स है, वहाँ से मैच कर लो, 3 में से कितनी आपको आई पता लगेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है किक द बकेट। अच्छे से करवा दिया मैंने आपको, किक द बकेट, किक द कैन और किक द हील्स, इन तीनों को क्या मतलब होता है, तो निकाल लो यहाँ पे ईडियम का कौन सा मीनिंग है। 5वां क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज नॉट अ करेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द लैंडिंग पॉलिसीज ऑफ चाइना एंड द पेरिस क्लब। इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव सही कंपैरिजन नहीं बताता है चाइना और पेरिस क्लब की लैंडिंग पॉलिसीज का। तो आपको इनमें से कौन सा ऐसा लगता है कि जो सही बात नहीं है, झूठी बात है, जब चाइना और पेरिस क्लब का अपने कंपैरिजन करते हैं। बोथ हैव जॉइंट G20's कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट रिलीफ। दोनों ने G20 के डेट रिलीफ के फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही है, दोनों ने किया हुआ है ना, तो ये आपका आंसर नहीं है।
चाइना हैज़ फेस्ड 84 क्रेडिट डिफॉल्ट्स वेयरएज G20 हैज़ फेस्ड 158 सिंस 2000। बिल्कुल ठीक है, चाइना ने 84 डिफॉल्ट्स को ही फेस किया है, ये आपको दिखा रहा है 84 को, और G28 ने, पेरिस क्लब ने 158 को, है ना, जिसमें सारे G20 वाली कंट्रीज जो है शामिल है। तो ये 158 और वो चाइना 84, बिल्कुल ठीक है, ये कंपैरिजन भी करेक्ट है। ये भी G20 की जगह पे पेरिस क्लब कर लेना, ठीक है, पेरिस क्लब। तो यहाँ पे 158, ये 84, बिल्कुल ठीक है। थर्ड देख लो, चाइना हैज सो फार केयरफुली अवॉइडेड द लैंडिंग ब्लंडर्स मेड बाय द G20। चाइना ने अभी तक केयरफुली अवॉइड किया है लैंडिंग ब्लंडर्स को जो मेक की गई हैं G20 के द्वारा। देखो G20 और पेरिस क्लब एक ही बात है, G20 की बड़ी बड़ी कंट्रीज ही पेरिस क्लब की मेंबर्स है ना, तो यहाँ पेरिस क्लब भी मान लो। तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है चाइना ने बिल्कुल रिपीट किया उनके ब्लंडर्स को। चाइना ने जो G20 गलतियां करके आए हैं जो G20 वाले, इसने भी रिपीट किया है उनके कई सारी ब्लंडर्स को। तो थर्ड वाला जो कंपैरिजन है ना, ये गलत है, दोनों ने ही गलतियां की हैं, चाइना ने उन गलतियों को फिर से दोहराया। तो थर्ड इज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट एंड इज योर आंसर। इस तरीके से आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कौन सी चीज़ आपसे पूछी जा रही है कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्राइमरी रीजन हैज़ बीन सजेस्टेड इन द पैसेज बिहाइंड हाई क्रेडिट डिफॉल्ट्स बाय नेशंस फॉर देयर चाइनीज लोन्स। इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो प्राइमरी रीजन बताया गया चाइना के लोन्स के लिए लोग जो हैं मना कर देते हैं, चाइना को लोन वापस नहीं करते हैं। कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से चाइना के लोन वापस नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्या हुआ था, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना ने कब लोन दिए थे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप से निकाल लो। सारे आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ हिंट्स के साथ में, वहाँ से मैच करना। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। मुलाकात होगी कल की क्लास में, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। अंटिल देन साइनिंग आउट।